सर हम्म सर इस बार जो पेरेड टेस्ट का आया उसमें 2 पेपर का टाइमिंग दिया हुआ, तो कौन सा देना अबे गधा आदमी, किसका डाउट थी वैसे? है? सुदीप। अब उसमें लिखा है कहीं पैटर्न में एडवांस पैटर्न। एडवांस पेपर का मतलब मालूम है कि दो पेपर होता है, पेपर वन पेपर टू। दोनों देना है सर? नहीं, तुम एडवांस में कोई एक पेपर देना, ठीक है? दूसरा मत देना। एक काम करो, तुम पहला पेपर छोड़ देना, दूसरा पेपर देना केवल। दो पेपर होता है, एक पेपर 9 से 12 होगा और दूसरा पेपर 2 से 5 होगा। जैसे ही 9 से 12 पेपर का टाइमिंग खत्म, पेपर बंद। जो लोग सबमिट नहीं करेंगे उनका पेपर अपने आप ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। एडवांस के पेपर में हम लोग कोई भी टाइम पास नहीं चाहिए हम लोगों को। एग्जैक्टली 9 बजे पेपर शुरू करना, लेट शुरू करेंगे तुम्हारा टाइम कम है। और 9 से 12 के पेपर के बाद एग्जैक्टली 2 बजे पेपर लाइव होगा, अपना पेपर बैठ जाना। 2 बजे से 2 मिनट पहले लाइव कर देंगे, पेपर अपना देना। पैटर्न क्या होगा उस दिन मालूम पड़ेगा। तुम लोग का जितना भी क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा सर वो सारा एवरेज का मार्क्स कितना आना चाहिए? एवरेज मार्क्स कितना आना चाहिए? 500 का पेपर है तो 400 आना चाहिए। 500 मार्क्स है तो उसमें 400 आना चाहिए। पेपर दे करके तो देखना, तब ना पता चलेगा एवरेज मार्क्स क्या आना चाहिए। बताओ भी, इसका आंसर बताओ। बकवास करने लग जाता है सब। सर अटेम्प्ट उसी हिसाब से ना करेंगे जितना अबे के तुम इस लगभग सवाल लाना चाहिए। इस सवाल को बनाओ पहले, बकवास मत करो ज्यादा, बहुत मार मारेंगे तुमको। सवाल का आंसर बताया नहीं जा रहा, बकवास अलग से करा लो। क्या आंसर होना चाहिए इसमें? बी लग रहा है। लग रहा है कि क्या मतलब होता है? लगाना नहीं है, आंसर आंसर बताना होता है। लगाओ मत, आंसर बताओ सही से। अपने कॉपी में स्ट्रक्चर बनाइए और फटाफट आंसर बताइए। आज आंख बहुत दर्द कर रहा है, सुबह से आज बहुत क्लास हो गया, एक्स्ट्रा क्लास, डाउट क्लास, पता नहीं कैसे तुम लोग क्लास करता है। सर डी जवान है लोग है तुम लोग। तो गूगल करके बता रहे रे? नहीं सर, झूठ बोलेगा? कसम से सर। क्या आंसर बताया? डी। सर डी डी ऑप्शन। ही बनाए होगा। नहीं है, बस ऊपर से चेक चेक कर रहे थे सर। हाँ, उससे बन जाएगा, सवाल आसान सा है। सवाल में बोला है 3 in 5 इनोइक एसिड और उसके बाद 3 इथेनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स। हेक्स का मतलब हो गया 6 का कार्बन चेन होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 1 से मिला के अनसैचुरेशन को कवर करेंगे। इधर से राइट जाओ या लेफ्ट जाओ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अपना 6 का कार्बन चेन है। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ पे भी अगर हम लोग कार्बन चेन में जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। ज्यादा नहीं हो रहा क्या? 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, 6 कार्बन है। बी ऑप्शन वाले पार्ट में यहाँ से अगर जाएंगे तो यही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस केस में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, ये भी ठीक दिख रहा। लास्ट वाले केस में यहाँ से अगर जाएंगे तो नीचे जाके यही एक ऑप्शन दिख रहा, 1 2 3 4 5 6। सब में 6 का कार्बन चेन दे रखा है, जिसमें कार्बन नंबर 1 तो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होगा। सेकंड नंबर पे OH ग्रुप है, 2 पे हाइड्रोक्सी दे रखा। सेकंड नंबर पे OH ग्रुप है, सेकंड नंबर पे OH ग्रुप है, सेकंड नंबर पे OH ग्रुप है, तो इससे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 3 पे इथेनाइल ग्रुप चाहिए, तो कार्बन नंबर 3 पे हम लोग को इथेनाइल ग्रुप चाहिए, ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो कार्बन नंबर 1 के बाद कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पे इथेनाइल ग्रुप है, ये हो सकता है। उसके बाद वाले ऑप्शन में कार्बन नंबर 3 पे फिर से इथेनाइल ग्रुप नहीं है, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। लास्ट वाले केस में कार्बन नंबर 3 वाले पोजीशन पे इथेनाइल ग्रुप है, ये भी ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद बोला है 4 पे मिथाइल होना चाहिए, तो उस केस में अगर हम लोग फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप कंसिडर करें तो थर्ड के बाद फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब आराम से डी ऑप्शन आंसर होगा, बी ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। अगर कभी भी एक सवाल आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग इसी टाइप से ऑप्शन से आंसर को मैच कराना है। सबका नोमेनक्लेचर करने मत बैठ जाना,
वरना गलती हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये तो अभी सॉल्व नहीं कर सकते तुम लोग, ये 12th क्लास का टॉपिक है, ये भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एडवांस का क्वेश्चन है ना? हाँ, उसके बाद इस तरह क्वेश्चन तुम्हारे नोट कॉपी में कराएंगे, इस तरह क्वेश्चन हम नोट कॉपी में करा रखे एग्जैक्टली एकदम सेम टाइप का। पहले स्टेप में ये चीज, दूसरे स्टेप में ZNHG वाला पार्ट, सेम टाइप का सवाल करा रखे हैं CS3 MGBR। इसमें नया चीज क्या है? कुछ नया चीज नहीं है, बिल्कुल सेम है। ऐसा थोड़ी कि एडवांस में सारा क्वेश्चन नया ही रहेगा, क्लास में करा रहा तो कुछ सोच समझ ही तो करा रहे हैं क्लास में, तो कुछ नया टाइप का उसमें कंसेप्ट डाल रहे हैं तो उससे आंसर आराम से मैच कर जाए। ये सवाल नहीं सॉल्व कर सकते, ये सवाल भी अभी नहीं सॉल्व कर सकते, ये सवाल भी अभी नहीं सॉल्व कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। ये तो तुम्हारा पेपर 1 हो गया। उसके बाद ये पेपर नंबर 2, अगर लोग पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके होंगे तो ये सवाल ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर नंबर 2 का, ये तुम्हारे पीरियोडिक टेबल का सवाल है। ढंग से क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करके देखो, आंसर बताओ कितना आएगा। और तुम लोगों को सवाल सॉल्व करने के लिए 5:24 हो रहा है ना, 6 मिनट का टाइम है, 5:40 सॉरी 5:30। कितने लोग को लगता है कि सवाल बन जाएगा उनसे? सेट लग रहा है सर, क्या लग रहा है? से बन जाएगा। कुछ लोगों को पता ही नहीं चला बस चल क्या रहा है सवाल में। सर n = 9। इक्वल टू 9, ठीक है। सवाल में इस तरह का सवाल बुकलेट में ऐसे दे रखा है कि कोई एक अननोन एलिमेंट है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी 1 दे रखा है, I2 दे रखा है, I3 दे रखा है, I4 दे रखा है, पता करो कौन सा एलिमेंट है। ये तुम्हारे बुकलेट में सवाल दे रखा है, इनफैक्ट 3-4 जगह सवाल दे रखा है। इसको एक लेवल और लेके चला गया है। आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3 तो दे ही रखा है, बट n+1, n+2, n+3 भी दे रखा है। तो एक चीज देखो, n वाले पार्ट में आयनाइजेशन एनर्जी दे रखा, जब एक इलेक्ट्रॉन हटाए तो आयनाइजेशन एनर्जी डबल हुआ, फिर वापस से डबल हुआ। दूसरे वाले केस में जब एक इलेक्ट्रॉन हटाए तो आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई था, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट डबल हुआ, फिर ऑलमोस्ट डबल हुआ। थर्ड वाले केस में आयनाइजेशन एनर्जी काफी लो है, लेकिन जस्ट अगला आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो गया, अब्रप्टली हाई हो गया है, तो उसके आगे वाला पार्ट फिर डबल से थोड़ा कम ही है इनफैक्ट। उसके बाद वाले केस में पहला आयनाइजेशन एनर्जी डबल है, लेकिन उसके बाद वाला आयनाइजेशन एनर्जी एकदम से बहुत हाई हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें ऐसा मेंशन करते थे हम लोग कि जैसे ही एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन हटा रहे होते थे और उसमें अगर हम लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गए तो आयनाइजेशन एनर्जी एकदम से रैंडमली हाई हो जाता है। तो थर्ड वाले पार्ट में जब n+2 वाला पार्ट था तो पहला इलेक्ट्रॉन हटाने में दिक्कत नहीं था, पहला इलेक्ट्रॉन हटाना इनफैक्ट सबसे आसान है इन चारों केसेस में। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हटा के हम लोग दूसरे एलिमेंट में गए, जैसे x था तो x से एक इलेक्ट्रॉन हटा के x+ में गए, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो गया, मतलब ये पार्ट अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ऐसा बोल सकते हैं। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर ये है तो नोबल गैस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, मतलब s ब्लॉक वाले पार्ट के एलिमेंट की बात करें हम लोग, ग्रुप नंबर 1 मतलब अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं। उसके बाद वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन को जब हटाए अल्कलाइन अर्थ मेटल से तो एक इलेक्ट्रॉन हटाए, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाए तो भी ठीक है, बट जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाए हम लोग का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये चीज का पैटर्न देख के मालूम पड़ रहा है कि पहला वाला पार्ट तो हम लोग का यहाँ अल्कली मेटल था, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अगर
अल्कलाइन अर्थ मेटल है, N+2 अल्कली मेटल्स है, तो N+1 वाला पार्ट नोबल गैस खुद हो जाएगा और उसके पहले वाले पार्ट में हम लोग हेलोजन बोल सकते हैं। और हेलोजन का एटॉमिक नंबर लेस देन 10, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 9 कंसीडर किया जा सकता है। ये एक सवाल था जो बुकलेट में दे रखा है इस तरह का सवाल, बट मल्टीपल डायमेंशन में नहीं दे रखा, केवल एक डायमेंशन में दे रखा है। तो उसमें 4 ऑप्शन के हिसाब से अगर सवाल देता तो ठीक था सवाल, और बाकी इसमें लेस देन 10 कर दिया तो भी सवाल ठीक है। बहुत भारी सवाल नहीं है, बट एडवांस के लायक एक आइडियल मॉडरेट क्वेश्चंस में से एक कंसीडर कर सकता है हम लोग इस चीज को। उसके बाद इस एक सवाल में हमको थोड़ा डाउट है, ये जो सवाल है इसका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, इसके लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं है, इस लैंग्वेज में कुछ पार्ट मिसिंग है, कुछ पार्ट कम है थोड़ा। अगर इस सवाल में पॉसिबल आइसोमर के जगह पे पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर वर्ड मेंशन करता, क्या होता है स्टीरियो आइसोमर तुमको बाद में पता चलेगा, बट इस क्वेश्चन में अगर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर के जगह पे पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर होगा, तब ये सवाल सुटेबली सही है, अदरवाइज ये सवाल अच्छा नहीं है। ये सवाल थोड़ा फिर लैंग्वेज वाइज थोड़ा गलत है। फिर उसके बाद ये सवाल काफी अच्छा दे रखा है, ये काफी अच्छे पैटर्न पे सवाल दे रखा है। एक तुम लोगों ने कंसेप्ट सुना है पारामैग्नेटिक और दूसरा डायामैग्नेटिक, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है। कुछ लोगों ने शायद नहीं भी सुना है, बट ठीक है, जिन लोगों ने सुना है पारामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें अट्रैक्शन होता है और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें रिपल्शन होता है। तो इस केस में इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस का रिपल्शन हो रहा है, तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब एक्सपेरिमेंट 2 में डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। जबकि हम लोग जब थर्ड वाले पार्ट में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन हो रहा है, तभी हम लोग का वो ब्लॉक नीचे आ रहा है। इस टाइप का कुछ सवाल दे रखा है, ये काफी अच्छा सवाल हमको लगा, बट तुम लोगों के लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, ये चीज अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन तो फिर भी डिस्कस कर सकते हैं। चलो एक काम करो, एक बार सवाल पढ़ के देखो इस चीज को, एक बार बस सिंपली सवाल पढ़ करके देखो, तो उसमें केवल 2 ऑप्शंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग, बाकी ऑप्शंस अभी तुम लोग नहीं बना सकते। सवाल को रीड करके देखो एक बार। वैसे हम जिन लोगों के साथ ये पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें से एक आदमी ये पूछा हमसे कि सर जज कैसे कर पाएंगे कि पारामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, इतना याद ही नहीं आएगा। तो एडवांस इसलिए भारी होता है, इतना बेसिक कंसेप्ट कोई याद नहीं रखता कि पारामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। लोग केवल भारी भारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, बट एक बिल्कुल एलिमेंट्री कंसेप्ट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सवाल में ऐसा मेंशन कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे एक तराजू दे रखा है, तराजू में एक तरफ मास m है और दूसरी तरफ कोई एक अननोन सब्सटेंस है, सॉलिड लिक्विड गैस, उससे मतलब नहीं, बस कोई एक अननोन सब्सटेंस है। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पैन विथ x, ये जो x वाला पैन है, ये x वाला पार्ट आइदर डिफ्लेक्ट होकर के अट्रैक्शन में जा रहा या रिपल्शन में जा रहा। तो ये जो पहला सिनेरियो है, मतलब ये सेकंड सिनेरियो, इसमें जो पैन है वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रहा, मतलब डिफ्लेक्शन हो रहा अवे साइड में, तो यहाँ वाले पार्ट में रिपल्शन कंसिडर कर सकते हैं। दूसरे वाले केस में डिफ्लेक्शन उस मैग्नेटिक फील्ड के साइड में है, इसका मतलब अट्रैक्शन की बात कर सकते हैं। रिपल्शन तब होता है जब हम लोग का डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, स्लाइट रिपल्शन होता है, और अट्रैक्शन तब होता है जब हम लोग का पारामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो इस केस में जैसे H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ये सब्सटेंस डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। अगर ये डायामैग्नेटिक है तो डायामैग्नेटिक रिपल्शन करेगा, तो ऐसा लिख रखा है इफ x इज H2O लिक्विड डिफ्लेक्शन ऑफ द पैन इज अपवर्ड, डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगा क्योंकि रिपल्शन होगा, ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन तुमको मालूम नहीं कि क्या होगा, बट अभी के लिए मान के चलो कि डायामैग्नेटिक है। अगर डायामैग्नेटिक है तो भी पैन का रिपल्शन या डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। O2 वाले पार्ट में एक चीज ध्यान रखना, अभी जस्ट हम लोग 2-3 लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाएंगे, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट एक्चुअल में O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आएगा। अगर O2 पैरामैग्नेटिक नेचर का है तो डिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम लोग का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है। और C6H6 बेंजीन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक सॉरी डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। अगर डायमैग्नेटिक है तो हम लोग का जो डिफ्लेक्शन है वो नीचे नहीं जाएगा, रिपल्शन की वजह से ऊपर जाएगा, तो ये लास्ट ऑप्शन वाला पार्ट अपना सही ऑप्शन नहीं है। इसलिए सवाल काफी अच्छा सवाल है। इनफैक्ट इसी के जैसा एक और सवाल दे रखा है, ये कंघी दे रखा है यहाँ पे। बचपन में हम लोग एक काम किया करते थे, कंघी रगड़ते थे और कहीं चिपकाते थे, उस पर कागज वागज चिपकाते थे, या फिर स्केल रगड़ के सर पे अपने कागज चिपकाते थे।
तो ऐसा ही बोला है यहाँ पे, व्हेन अ चार्ज्ड कॉम्प इज ब्राउट नियर द फ्लोइंग स्ट्रीम, ऐसा बोला है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। इतने सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखे हैं, उनका लिक्विड स्ट्रक्चर दे रखा है जिसको हम लोग यहाँ से फ्लो करा रहे हैं, और इस फ्लो के सामने हम लोग इस चार्ज्ड कॉम्प को ला रहे हैं। तो जैसे E/M रेशियो में इस तरह का एक्सपेरिमेंट आता है, एग्जैक्टली उस टाइप का पार्ट है कि हम लोग फ्लो करा रहे हैं और यहाँ चार्ज्ड कॉम्प को लेके आ रहे हैं। तो चार्ज्ड कॉम्प को लाने से इन जो यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो कर रहा है उसमें जो भी कंपाउंड्स है, इनमें से कुछ कंपाउंड्स अट्रैक्शन शो करेगा, कुछ कंपाउंड कोई वो नहीं शो करेगा, कोई भी मतलब फैक्टर शो नहीं करेगा। जो भी अट्रैक्शन शो करेगा वो इसके साइड आएगा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और सामने चला जाएगा। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कंसेप्ट पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, जब हम लोग का शेप वगैरह सबका पार्ट खत्म हो जाएगा तो इसी में आगे देखना बुकलेट में डाइपोल मोमेंट वर्ड दे रखा है। जो भी मॉलिक्यूल पोलर नेचर के होते हैं, जिसमें भी डाइपोल मोमेंट होता है वो पोलर नेचर के होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल वाले पार्ट अट्रैक्शन में जाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। तो O2 वाला पार्ट पोलर नेचर का नहीं होता है, ये अपने काम का नहीं है। HF पोलर नेचर का है, H2O पोलर नेचर का है, NH3 पोलर नेचर का है, H2O2 पोलर नेचर का है, CCl4 पोलर नेचर का नहीं है, CSL3 पोलर नेचर का होना चाहिए, C6H6 पोलर नेचर का नहीं होगा, C6H5Cl पोलर नेचर का होगा। जो जो पोलर नेचर के हैं उन सब में अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज सीधा डिफ्लेक्शन के बिना पार्टिकल आगे चलता चला जाएगा। ये भी सवाल मतलब थोड़ा हमारे बचपन के कंसेप्ट से मिलाया जुलाया है, अच्छा सवाल है ये। केमिकल बॉन्डिंग का ही सवाल है लेकिन उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। उसके अलावा ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये फिर P ब्लॉक और D ब्लॉक का है, ये भी सॉल्व नहीं कर सकते। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा टाइप का सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल क्वेश्चन कराएंगे तुम लोग के कॉपी में, इस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे, तो तुम लोग ये सब क्वेश्चन देख के डर नहीं लगेगा। ये है कि क्वेश्चन सोचते वक्त ऑप्शंस पे नजर रखना जरूरी होता है। ऑप्शंस देखो, उसके हिसाब से सोचा करो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सवाल सॉल्व दो, मतलब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे लेवल के सवाल में से एक कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी सवाल बहुत नॉर्मल सा सवाल है, तुम्हारे नोट्स कॉपी में कराया जाता है, आराम से इसको कंसिडर करना होता है। ये बहुत इजी सवाल में से एक है। तुम्हारे नोट्स कॉपी में हमको लगता है कि जब ये सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ाते हैं तो ऑलमोस्ट चौथा या पांचवा एग्जाम्पल यही क्वेश्चन होता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन होता है, बस वैल्यू थोड़ा अलग है, अदरवाइज सेम क्वेश्चन होता है। ये एक सवाल तुम लोगों को ट्राई करना है, पेपर डाउनलोड कर लेना कहीं से। ये डायग्राम तुम लोगों ने देखा है अभी रिसेंटली, तो ये सवाल को ट्राई करके देखना। ये तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड चीजें हैं, सोच करके देखना, पता करके देखना, और गूगल निहार सर बनवाए थे ये वाला टाइम। क्या बोल रहा है? निहार से एकदम ऐसे ही वाला बनवाए थे डायग्राम। निहार सर ये डायग्राम कहाँ पे बनवा दिया? सर आप बनवाए थे। ये गधा आदमी है, इसको पता कोई भी बनवाए थे, याद नहीं है, शायद निहार वाह। सर ही थे। वाह, पर केमिकल कॉपी में बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, निहार सर बनवाए थे। कहाँ से आता है ऐसे ऐसा आदमी, कुछ याद नहीं बनाया रहता हुआ है। था बस। हाँ सही है, और हमको मालूम है कि हम पढ़ाए हैं, हमको पता है केमिकल बॉन्डिंग में ये कंसेप्ट है, तो निहार सर कैसे बनवा देंगे हमको सब समझ नहीं आया। हो सकता है कि लोग प्रीवियस टेबल में बता देते हैं कभी कभी, बट अदरवाइज काम का नहीं है। ये एक सवाल ट्राई करके देखना, ये बड़ा सवाल है लेकिन सोचने लायक सवाल है, अच्छे से ट्राई करके देखना है इसको। फिर उसके बाद ये एक सवाल मोल कंसेप्ट का सवाल है। जो सवाल है मोल कंसेप्ट का सवाल है, लेकिन विथ एक स्टेप। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन 2016 या 2015 में भी दे रखा है। एक्चुअल में एक रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट रिएक्शन होगा, कपलिंग रिएक्शन। सबसे लास्ट रिएक्शन यही कराते हैं, और उस कपलिंग रिएक्शन में 3 कंपाउंड हो सकता है। एक तो फिनॉल होता है नॉर्मली, मतलब फिनॉल के साथ हम लोग ये रिएक्शन करा सकते हैं, या फिर एनिलीन, एनिलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, इसके साथ ये रिएक्शन करा सकते हैं, या फिर ये पार्ट, इस चीज को हम लोग बीटा नेफ्थॉल बोलते हैं। ये 3 कंपाउंड्स के साथ हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, और उस केस में जब बीटा नेफ्थॉल होता है तो यहाँ पे रेड कलर का कंपाउंड बनता है। जब हम लोगों का फिनॉल वाला पार्ट होता है तो ऑरेंज कलर का कंपाउंड बनता है, और जब एनिलीन होता है तो येलो कलर का कंपाउंड बनता है। तो ये चीज तुम लोग को याद रखना होता है, रेड, ऑरेंज और येलो। तो रॉय से इस चीज को याद रख सकते हैं। अगर बीटा नेफ्थॉल हुआ तो उस केस में जो कंपाउंड बनेगा वो प्रोडक्ट वाला पार्ट बनाने आना चाहिए। तो बस ये एक अच्छा पार्ट इसमें किया कि पहले इसका प्रोडक्ट बनाने बोला है, फिर उसमें एक परसेंटेज यील्ड का पार्ट इंट्रोड्यूस किया है। जैसे मान लो कि अगर 100 मोल बनना और 75% यील्ड है,
तो 100 मोल ना बन करके 75% ही बनेगा। तो है मोल कंसेप्ट का सवाल विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को यूज करके, मतलब कपलिंग रिएक्शन को यूज करके प्रोडक्ट बनाओ, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मोलर मास कैलकुलेट करो, क्योंकि यहाँ सवाल ने बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ या अमाउंट इन ग्राम ऑफ क्यू ऑब्टेन्ड। तो क्यू कितना ऑब्टेन्ड हो रहा है इसका मास कैलकुलेट करना है अपने को। तो इस केस में हम लोग को पहले प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनेगा, फिर उसके बाद मोल कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन हो सकता है ये पार्ट लोगों को ना मालूम हो तो अलग चीज है, बट अदरवाइज क्वेश्चन ये नॉर्मली मालूम होता है, और अगर मालूम है तो सवाल सॉल्व करने लायक है। लेंदी कैलकुलेशन है बट सवाल सॉल्व करने लायक है। ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आराम से बताया जाएगा तुम लोगों को, और उस टाइम पे सॉल्व कराएंगे। ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पेपर में तो 2 क्वेश्चन था जो तुम लोग के, सॉरी 3 क्वेश्चन है जो सॉल्व करने लायक है। ये तीसरा क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करके देखना, पेपर नंबर 1 वाले पार्ट, सॉरी पेपर नंबर 2 चल रहा था ये। पेपर नंबर 1 में तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवा ही चुके, उसके ज्यादा कोई अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इतना क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट होगा। बट एक क्वेश्चन फिजिक्स में आया था जो तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेरिवेशन वाले पार्ट से रिलेटेड था ऑलमोस्ट, तो उस क्वेश्चन का जब डिस्कशन होगा तुम लोग का अभी ग्रेविटेशन पढ़ाई हुआ नहीं है तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। बाकी फिजिक्स के क्वेश्चंस देखना, मालूम पड़ेगा कि कितना भारी भारी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चलो भाई, लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज होमवर्क दिया था तुम लोगों को, जो भी डाउट है पूछे जाओ। यहाँ तो खा लीजिएगा सर एनएच क्या बोल रहा है? हेलो सर, एक सेकंड। कोई बुकलेट में होमवर्क दिया था ना तुम लोगों को? बोलते जाओ, जो भी डाउट है बोलते जाओ। बुकलेट सर HNO3 का सर एक बार स्ट्रक्चर बना दीजिए ना। HNO3 यस सर। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इसके ऊपर एक OH ग्रुप और एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH ग्रुप और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर डाल देंगे। और कोई डाउट? सर 65 नंबर 65 नंबर कहाँ है भाई? 65 सब्जेक्टिव में ई वाला बुकलेट 1 नहीं की बात कर रहे हैं बुकलेट हम। 2 बुकलेट 1 बोल रहे हैं सर, पहले बुकलेट 1 पे आइए। कुछ खा पी के आए हैं क्या? मेरा पढ़ाया चीज निहार सर का आजकल बता कुछ रहे पता हैं। ही नहीं। आजकल कुछ पता ही नहीं चलता है, अब मालूम पड़ रहा है कि कितना भारी है। मेहनत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी बोलो, सब्जेक्टिव वाले बुकलेट में कोई डाउट है? किसी को बुकलेट 1 में कोई भी डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो बुकलेट नंबर 2 आया भाई। बुकलेट 2 में क्वेश्चन नंबर 65 बोला ना? हाँ सर। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? सर इसमें sp2 और sp ये pd ही क्यों होगा? ये तो नहीं मालूम। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए अगर ये नहीं होगा तो? मैं बस पूछ रहा हूँ, ऐसा ही काहे होगा? अरे हमको नहीं पता, तुम्हारे हिसाब से ऐसा नहीं है तो कैसा होना चाहिए? सर वो भी नहीं पता है, नहीं पता तो पर मान लो यही कि ऐसा वाला ही क्यों है। होगा? नहीं पता तो मान लो कि ऐसा ही होगा। मानने में क्या तकलीफ है तुमको? बताओ। अभी और है क्वेश्चन, सुनिए तो। 1 मिनट रुको। ये कुछ लिखाए हुए है, दिख रहा है? हाँ क्या दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा, दिख गया। इतना झापड़ खाएगा ना मेरे से। क्लास में बोला है पढ़ाते वक्त ये चीज याद रखना है कि ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। और जब तुमसे सवाल नहीं बना तो नोट्स कॉपी पलट के देखा एक बार भी? नहीं वो नहीं देखा। कल तो एक काम करना, कल घर पे आएगा और अपना नोट्स कॉपी लेकर के आएगा सारा जो अभी तक बनाया है, ठीक है?
मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों। ठीक है और कोई डाउट? सर, पेज नंबर 39। पेज नंबर 39। 39 इधर भी होमवर्क दिए थे क्या? सर पहले का था। एक मिनट, तो पहले का था तो पहले का नहीं डाउट पूछा? सर याद ही नहीं था उस टाइम की इधर भी कुछ मार्क करके रखा था। तो लोग अभी इतना मार अचानक से मारेंगे, तुमको पलटते बोलेंगे कि पलटते कॉपी, दिख गया। अपने कॉपी में पीछे होमवर्क लिखा करो। हम बहुत बार बोल चुके हैं क्लास में, जैसा पलटते पलटते दिखेगा तो तुमको पलटेंगे पीछे और मार डंडा तुम उन लोग का हालत बिगाड़ देंगे हम। बोल रखे हैं कॉपी में होमवर्क लिखा करो रोज रोज, कि आज ये होमवर्क मिल रहा है। आलसीपंदी करने निकला है यहाँ पे। सर क्वेश्चन नंबर 104। कुछ मिसिंग है इस पे। कंपाउंड SO3 has X bond pair of electrons, calculate X plus Y। आपको लगता है कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग है, इस क्वेश्चन का करेक्शन देख लेगा। मेरे हिसाब से लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होना चाहिए। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने बॉन्ड्स होते हैं सब में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो टोटल 6 बॉन्ड है, तो इस केस में 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और लोन पेयर ऑक्सीजन पे टोटल मिला के 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, नीचे वाले केस में भी 2 रहेगा। तो 2 2 4 2 6 टोटल 12 अगर आंसर है तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बोलेगा। अगर आंसर में कुछ और दे रखा है तो हम एक बार करेक्शन देख लेंगे 104 वाले पार्ट का। और कोई डाउट? यस सर। सर 42 पे 102 नंबर को 102 नंबर को सर 102 नंबर में सारा स्ट्रक्चर बना बना के देख के याद। तो और कोई तरीका है आपके पास? सर तो उतना सारा स्ट्रक्चर याद रखना पॉसिबल है? हम कब बोले कि याद रखना है स्ट्रक्चर? हम कभी बोले क्या कि स्ट्रक्चर याद रखना है सारा? तो फिर इसमें तो पूछा हम है। तो उसका तरीका बताए, हम तो उसका तरीका बताएं कि इस तरीके से बनाना है स्ट्रक्चर। हम तो एक बार भी नहीं बोले कि स्ट्रक्चर याद रखना है सारा का सारा, तो गिने चुने। स्ट्रक्चर फिर सबका बना बना के ना देखना पड़ेगा किसमें। अरे तो बैठे बैठे सवाल सॉल्व होगा क्या जी? सर तो फिर इसमें देखना ना पड़ेगा फिर वहां पे बना के। तो काहे नहीं बनाएगा? दिक्कत क्या, कितने इसमें स्ट्रक्चर सर है? तो 10 एग्जाम में स्ट्रक्चर उतना है। टाइम एक क्वेश्चन के ऊपर देना पड़ जाएगा। अच्छा, नहीं टाइम बचा के क्या करेगा? जूता पॉलिश करेगा? उसमें का सर तो तुम उसमें कौन का से नहीं सवाल का? पूछा है शायद। उसमें तो कहीं पे मेंशन भी नहीं है कि ऊपर वाला में से देखना है। अच्छा, तो किसमें का पूछ रहा है ये? 102 नंबर। यही है ना नीचे? ये वाला 101 नंबर का था। हाँ, और वो जो 102 दिया हुआ नंबर। है 10 वो 101। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये तो ऊपर वाले का सवाल दे रखा है। ये सवाल में भी कुछ एरर दे रखा है फिर तो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन हैविंग लोन पेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें भी इस तरह का कुछ पार्ट होना चाहिए, तभी उसके बाद सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है मेरे हिसाब से। एक मिनट रुक जाओ। सिंगल एंड डबल वैल्यू इंटीजर। एक्सरसाइज 2 में 102 10 इसमें कुछ ऑप्शंस मिसिंग है, उसमें कुछ गड़बड़ दे रखा है। चलो ठीक है, उस पर भी करेक्शन देख लेंगे। बट अदरवाइज स्ट्रक्चर बना के ही काम करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 101 में दे रखा है, उसका स्ट्रक्चर बना के काम करना है, उसके बिना काम नहीं कर सकते। और कोई डाउट? क्या ही था स्ट्रक्चर उसका? क्या? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? सर 42 में जाइए ना एक बार। पेज नंबर 42। नो सर, क्वेश्चन नंबर 42 एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 42। यहीं पे क्या? यस सर। हाँ,
बोलो। सो 42 में सर इसका स्ट्रक्चर में जो सब हाइब्रिडाइजेशन इसका निकल रहा है उससे मैच नहीं कर रहा डिश। फॉस्फेट आयन का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले पी डबल बॉन्ड ओ बनाए, फिर एक ओ माइनस, दूसरा ओ माइनस, तीसरा ओ माइनस, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। यस ICl4 माइनस अगर लेके चलते हैं तो आयोडीन के ऊपर 4 क्लोरीन है, उसके अलावा आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, मतलब 8 हो जाएगा। 8 में से 4 बॉन्ड में चला गया, मतलब 2 लोन पेयर। तो इसका मतलब sp1p2 p3 d1 d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 हो गया। ये तो आंसर नहीं हो सकता। S इन SO3 का स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आंसर नहीं हो सकता। N इन NO3 माइनस, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O माइनस और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ वाले पार्ट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद सल्फर इन SO32 माइनस वाला पार्ट, अगर SO32 माइनस लेके चलेंगे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस O माइनस, और सल्फर पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में से 4 बॉन्ड में चला गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। डी ऑप्शन। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, in which of the following vacant orbital take part in hybridization? तो एक चीज सोच के देखो, जैसे पहला मॉलिक्यूल अगर मान लो, तो पहले मॉलिक्यूल वाले पार्ट का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑल्दो अच्छा सवाल है काफी, पहले मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन दे रखा, और अगर हम लोग बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 2s2 2p1 होता है, तो उसमें से 2s में से एक इलेक्ट्रॉन उठा करके बाहर ले गए, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 दिख रहा है, तो एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, ये अपना काम हो जाएगा, पहला चीज। दूसरे ऑप्शन में PCl6 माइनस दे रखा, तो PCl6 माइनस में फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, और फॉस्फोरस वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें, ऊपर लिख देते हैं, फॉस्फोरस वाले पार्ट में 3s2 3p3 होगा, तो इस केस में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मेंशन करते हुए चल रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे PCl6 का अगर स्ट्रक्चर बनाने को मिले, PCl6 माइनस, तो 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 होना चाहिए। तो अगर sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएगा भी, तो उस केस में ऊपर बस हम लोग के d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल जाने चाहिए, तो इस केस में ये टोटल मिला के ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे, एक वैकेंट ऑर्बिटल वाला पार्ट जा रहा है। ऑप्शन बी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है शायद से, इसमें ऑप्शन 3 वाला पार्ट भी आंसर होगा। ऑप्शन 3 वाले पार्ट में भी हम लोगों का बोरोन में एग्जैक्टली सेम केस है। Ba4 माइनस अगर लेके चलेंगे तो बोरोन के ऊपर टोटल 4 फ्लोरीन्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के आएगा, जबकि यहाँ वाले पार्ट में एक वैकेंट ऑर्बिटल वाला पार्ट ऐसा मेंशन करके चल रहा है, तो ये भी एक आंसर होना चाहिए। क्या क्या आंसर दिया इसमें, बताओ कोई, इसमें आंसर क्या दे रखा है? सर बस एक PCl6 माइनस दिया हुआ है। नहीं तो ठीक है, इसमें आंसर में करेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर भी होगा, Ba4 माइनस भी होगा। सो हाँ बोलो। सर इसमें एक्साइटेड स्टेट है तो सिर्फ सेम आंसर रहता है ना? जिसमें एक्साइटेड स्टेट है तो सर वेकेंट ऑर्बिटल की जगह पे तो नहीं, तब तो फिर ए भी आंसर होता ना। बोरोन वाले पार्ट में 3 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हम लोग को एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है। इस तरह का सवाल तो पहले कहीं दे ही रखा है। बोरोन में कोवेलेंसी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा, अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं 3 बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो उस केस में एक्साइटेड स्टेट 1 में जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना होता है, तब ए भी आंसर होता है, अदरवाइज केवल बी और सी आंसर होगा, दोनों आंसर होना चाहिए। अच्छा सवाल है ये। इसी पार्ट का डिस्कशन करके हम लोग एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें इंक्लूड करेंगे, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में बोला करते हैं। जैसे मान लो कि PCl5 बना, तो उस केस में तो 5 ही बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, तो PCl6 कैसे बन रहा है? तो PCl6 ऐसे बनता है PCl5 प्लस Cl माइनस, और Cl माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देता है, तो ओवरऑल PCl6 बनता है। ऐसा हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। और कोई डाउट? लास्ट क्लास में एक और होमवर्क दिया था तुम लोगों को, अगर याद हो तो, याद तो रहेगा नहीं हमको लगता है। बोला था एनसीईआरटी पढ़ना, और एनसीईआरटी वाले पार्ट में एक वेस्पर थ्योरी वाला पार्ट दे रखा है, उस चीज को देखना और उसका लिस्ट अपने कॉपी में बना लेना। ये लास्ट में हम मेंशन किए थे बिल्कुल। ये वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट को तुम लोगों को रीड करना है
और रीड करने के बाद उसको अपने नोट्स कॉपी में उस टेबल को नोट डाउन कर लेना है। तो टेबल में नोट डाउन किए कि नहीं किए तो हमको नहीं मालूम, बट हमको लगता है कि कुछ लोग नोट डाउन किए होंगे। इस वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट का हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, लिख भी रखे हैं। शेप एंड ज्योमेट्री वाला जो टेबल है उसको कॉपी में छापना है, हिंदी में लिख रखे हैं। देवांशु नोट किया है? देवांशु यस सर, कहिएगा, वीडियो ऑन करके दिखा दूंगा। दिखा तो दिखाई दो। हाँ सर। आज तो दिखाओ तुम। अच्छा, 1 मिनट, दिखा देता। अभी थोड़ा देर पहले ही बनाया था। अच्छा, हमको पता चल गया कि तुमको कैसे थोड़ा देर पहले याद आया है। चलो छोड़ो, रहने दो, देख लिया। याद तो तुमको था नहीं पहले से। बाकी लोग अगर नहीं बनाए हैं तो इसको बना लो, हम इसको नोट डाउन नहीं करवाने वाले, और अगर नहीं पढ़ के आए होंगे तो हम समझाने वाले भी नहीं है, तुम्हारी दिक्कत है। और ये तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आज सवाल दे रखे थे ना उधर, जो 2 सवाल एडवांस में आया था जिसमें बोले थे कि पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, वो पोलर मॉलिक्यूल जानने के लिए एक तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए पहला चीज, और दूसरा वेस्पर थ्योरी के हिसाब से शेप निकालने आना चाहिए। ये 2 पार्ट ऐसा है जो कहीं भी किसी सवाल में डाला जा सकता है। और जो हम लोग उसकी बात कर रहे थे, जो H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, जहाँ पे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर था, उसमें तो खैर इस चीज की जरूरत नहीं थी, बट इस पार्ट में तो था। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कहीं भी इनपुट किया जा सकता है, कहीं पे भी डाला जा सकता है आराम से। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो हम लोग को देखना ही देखना होता है। अब इस शेप वाले पार्ट की तो हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कहीं कुछ छूटा ना हो अपना। पाई बॉन्ड का नेचर वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो पाई बॉन्ड के नेचर में हम लोग का कुछ भी टॉपिक बचा नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग अगर वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू करें, 1 मिनट पहले उसका हम लोग बेसिक कांसेप्ट डिस्कस करेंगे कि वेस्पर थ्योरी में हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, और इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या निकल के आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरीके से केमिकल बॉन्डिंग का, उसको ऐसा समझ लो कि केमिकल बॉन्डिंग में आगे जो भी चीजें आएंगे, चाहे वो हम लोग का डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट हो या बॉन्ड एंगल वाला पार्ट हो, बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट हो, बहुत सारी चीजों में हम लोग आराम से वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट को डिस्कस करते चले जाएंगे। और ये जो वेस्पर थ्योरी वाला पार्ट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ये तुम्हारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी एप्लीकेबल होता है, और इसके अलावा तुम लोगों के 1 मिनट उसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी एप्लीकेबल होता है। तो कॉपी में हेडिंग तो सब लोग डाल ही रखे होंगे, मान के चल रहा है ऐसा वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट का, क्योंकि टेबल बनाए होंगे। चलो ध्यान दो, जैसे अगर हम लोग इस टॉपिक के नाम के हिसाब से बात करें, तो केवल टॉपिक का पूरा हम लोग एब्रिविएशन कंसिडर करना शुरू करें कि वेस्पर थ्योरी होता क्या है, तो इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इसको हम लोग ऐसा बोला करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसका मतलब क्या है, इस चीज की बात कर रहा है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग ए और बी वाले पार्ट के बीच में बॉन्ड बनाए, और उसमें मान के चलते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ऐसा असम्पशन लेके चलते हैं। तो इस केस में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है, उसका बेसिक मतलब ये बोलता है कि जैसे हम लोग जब भी कभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग सेंटर एटम वाले पार्ट के वैलेंस शेल वाले पार्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऑक्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट अब तक एक चीज मालूम पड़ गया कि हम लोग ऑक्टेट से एक्सपेंशन कर सकते हैं, ऑक्टेट से कंप्रेशन भी रहता है, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी रह सकता है। बट जब भी कभी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन आया, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आता है वो हम लोग के इस एटम के वैलेंस शेल में ही एग्जिस्ट करता है, हम लोग ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। मतलब जो सेंटर एटम होगा उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब यही है बेसिकली। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो इसके वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 6 होता है, तो इसको 2 बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आएगा, दूसरे बॉन्ड में दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हुए हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से हम लोग का ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का सिस्टम ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में एसोसिएट हो जाता है। तो हम लोग जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की बात करेंगे, तो उस केस में सेंटर एटम बॉन्ड बनाने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स की को रख रहा होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्मेट में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट बॉन्ड पेयर के फॉर्मेट में हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों चीजों को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आराम से, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट उस एटम ए के वैलेंस शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इस चीज को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आराम से बोल सकते हैं। और बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर हम लोगों के वैलेंस शेल में केवल इलेक्ट्रॉन का पेयर पेयर टाइप का पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो बॉन्ड पेयर वाला पार्ट हो चाहे वो लोन पेयर वाला पार्ट हो, दो दो इलेक्ट्रॉन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा, तो दो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर रिपल्शन वाला पार्ट होगा तो उन रिपल्शंस के फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम लोग इस पूरे कंसेप्ट की बात करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अगर फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले पार्ट को कंसिडर करें हम लोग, तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन होने पे जो इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे ताकि उसका रिपल्शन का फैक्टर सबसे कम निकल के आए। तो इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट अपने आप को सेंट्रल एटम के अलोंग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं। उस ओरिएंटेशन की वजह से हम लोग ये जो एटम्स वाले पार्ट है इनका कुछ फिक्स्ड पार्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर निकल के आता है। उन्हीं स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट को हम लोग आगे जाके ज्योमेट्री बोलेंगे। और उस ज्योमेट्री वाले पार्ट में, क्योंकि हम लोग को अभी तक इलेक्ट्रॉन देखने के लिए कोई इक्विपमेंट मतलब हम लोग नहीं बना पाए, इलेक्ट्रॉन्स हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग केवल प्रोटॉन देख सकते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर एक एटम ऐसा दे रखा, मतलब एक मॉलिक्यूल दे रखा जिसमें हमको मालूम पड़ रहा है कि ए एटम का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ कहीं है और बी एटम का न्यूक्लियस उसके रिस्पेक्ट में कहीं दिख रहा था स्ट्रेट लाइन पे, बट जो ये स्ट्रेट लाइन है उससे कुछ एंगल पे दूसरे बी वाले पार्ट का न्यूक्लियस दिख रहा। और मान लेते हैं कि इसमें लोन पेयर भी है, बट लोन पेयर हम लोग को तो दिखता ही नहीं है। तो जब लोन पेयर नहीं दिखता है तो हम लोग ऐसा एजम्पशन लेके काम करते हैं कि ये कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये तीन एटम्स को मिला के हम लोग का मॉलिक्यूल कैसा दिखाई दे रहा है या फिर मॉलिक्यूल का किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। लोन पेयर को एब्सेंट मानते हुए या लोन पेयर को कंसिडर ना करते हुए जो हम लोग का स्ट्रक्चर निकल के आता है उस चीज को हम लोग शेप बोला करेंगे। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्योमेट्री क्या होता है और शेप क्या होता है। ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड करके काम करते हैं और शेप वाले पार्ट में हम लोग लोन पेयर को एब्सेंट मान के काम करते हैं। इस शेप को हम लोग इन जनरल बेंड शेप बोला करते हैं या इसी चीज को हम लोग वी शेप भी बोला करते हैं। बेंड शेप या वी शेप, ये दोनों का दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। वी शेप क्यों बोल सकते हैं, तो अपने स्क्रीन को उल्टा करके देखो, मतलब उसमें ऑटो रोटेशन ऑफ कर देना, तब उसके बाद उल्टा करके देखना। अगर उस स्क्रीन को ऐसा उल्टा करेंगे तो हम लोग को ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ए बी और दूसरा बी, तो इस केस में वी शेप आराम से बोल सकते हैं। तो जब हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की बात कर रहे हैं तो उस केस में एक सेंट्रल एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो पेयर पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, भले वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जब वो पेयर्स वाले पार्ट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जाने के बाद एग्जिस्ट करेंगे तो अपने रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। उन रिपल्शन के मिनिमाइजेशन के टाइम पे हर एक इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन आता है वो ओरिएंटेशन से एक मॉलिक्यूल का रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर निकल के आता है, उस स्ट्रक्चर वाले पार्ट का हम लोग को डिस्कशन करना होता है। तो कुछ थियोरेटिकल पॉइंट है, उस सबको नोट कर लो, फिर उसके बाद शेप और हम लोग ज्योमेट्री वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, एक एक करके बात करना शुरू करेंगे। नोट करते जाओ पॉइंट। आफ्टर द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, after the molecule formation, in order to minimize, after the molecule formation, in order to minimize the electronic repulsion, in order to minimize the electronic repulsion, the bond pair and lone pair electrons orient themselves
around the central atom, and hence the molecule acquire certain structure. The molecule acquire certain structure. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है. अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन में जैसे हम लोग के पास ये कॉम्बिनेशन है कि लोन पेयर हो सकता है या बॉन्ड पेयर हो सकता है, और बॉन्ड पेयर वाले पार्ट में भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. तो इस केस में सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है. तो हम लोग का जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है उस रिपल्शन वाले पार्ट के ऑर्डर में लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन सबसे हाईएस्ट होगा. लोन पेयर में भले ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट फिर भी रिपल्शन का फैक्टर हाईएस्ट होता है. अभी इस चीज को याद करो कि ये ऑर्डर होता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम एक बार फिर से इस चीज का पॉइंट रखेंगे, तब तुमको पता चलेगा कि लोन पेयर का रिपल्शन हाईयर क्यों रहता है बाकी जगह पे हम लोग जबकि उल्टा कंसिडरेशन लेते हैं. सबसे हाईएस्ट रिपल्शन लोन पेयर का होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, और सबसे लास्ट में हम लोग बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की बात करते हैं. बट एक चीज को ध्यान रखते हुए काम करना है. अगर हम लोग बॉन्ड पेयर को कंसिडर करेंगे तो पहले ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट देखेंगे, फिर डबल बॉन्ड वाला पार्ट देखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट देखेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन करेगा. फिर डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन कम रिपल्शन करेगा, और सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट सबसे कम इलेक्ट्रॉन है सबसे कम रिपल्शन करेगा. लेकिन लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इसके रिपल्शन का फैक्टर सबसे हाईएस्ट रखते हैं. एक ये ऑर्डर को ध्यान रखना. इस ऑर्डर के बेसिस पे ही सारा का सारा शेप डिटरमाइन किया जाता है. मतलब एक्चुअल में उल्टा है. शेप मॉलिक्यूल कैसा होता है तो ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला गया कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होना चाहिए. बट हम लोग उल्टे डायरेक्शन में बात करेंगे. लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन को. उसके बाद और सबसे लास्ट प्रायोरिटी में बॉन्ड पेयर रिपल्शन कंसिडर किया जाता है. इस एक ऑर्डर का ध्यान रखना. इसी के बेसिस पे हम लोगों का पूरा शेप वाला पार्ट और ज्योमेट्री वाला पार्ट निकल के आता है. जिसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्टिव पोजीशन की बात करें तो उसको ज्योमेट्री बोला जाता है. बट अगर हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं कर रहे होंगे इसी ज्योमेट्री में, तब उस केस में जो चीज बचेगा उस चीज को हम लोग शेप कंसिडर किया करते हैं. जैसे अगर मान लो कि 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 3 ऑर्बिटल्स वाले पार्ट अपने आप को 120 डिग्री पर ओरिएंट करेंगे. ये एक ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर है. इस चीज को हम लोग ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आराम से. बट अगर हम लोगों का ऊपर के जैसा स्ट्रक्चर होता जो हम लोग ऊपर यहाँ पे डिस्कस किए थे AB2 वाला पार्ट, तो इस केस में अगर हम लोगों का एक लोन पेयर वाला पार्ट, सॉरी यहाँ पे तुम मिटा भी दिया शायद से, मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर होता कि एक A एटम है, यहाँ B एटम और उसके अलावा इधर भी B एटम. तो इसका हम लोग ज्योमेट्री और शेप दोनों ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर बोलेंगे. बट अगर इसमें एक लोन पेयर होता तो लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर अपने को दिखाई नहीं देगा. ज्योमेट्री अभी भी ट्रायंगुलर प्लानर बोलेंगे, लेकिन जब शेप की बात करेंगे तो ये लोन पेयर कंसिडर नहीं करेंगे. शेप के टाइम पे हम लोग केवल ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा. इस चीज को हम लोग वी शेप या बेंड शेप बोल सकते हैं. तो एक छोटा सा ये डेफिनेशन ध्यान रखना. ज्योमेट्री का मतलब सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्टिव पोजीशन के हिसाब से टोटल स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री. उसी ज्योमेट्री में जहां जहां लोन पेयर्स है उसको एब्सेंट मानते हुए जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस के हिसाब से क्या हम लोग का स्ट्रक्चर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज शेप. इस एक चीज का ध्यान रखना. और लास्ट क्लास में तुम लोग को बोला था टेबल बनाने के लिए, उसको अगर रीड करके आओगे तो अभी एक एनिमेशन तुम लोग को दिखाने वाले हैं. उन एनिमेशन तो खैर नहीं है, वो क्लासरूम लेक्चर है बेसिकली, बट उसमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है. उस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हम दिखा रहे हैं करके तुम लोगों को पता चलेगा कि सारे के सारे शेप्स एग्जैक्टली क्या क्या निकल के आ सकते हैं. तो हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं उस चीज को. 1 मिनट.
MIT का लेक्चर है, बेसिकली क्लासरूम लेक्चर है, बट उसमें भी MIT के लेक्चर में एक जगह शायद थोड़ा सा गलत दे रखा था हमको, जहां तक ध्यान है, बट हम एक बार देख लेते हैं। अगर कहीं पे कोई गलती हमको दिखाई देगा तो तुम लोगों को बता देंगे कि यहाँ पे ये चीज गलत है, इसको कंसिडर कर लेना। तुम लोगों को 1 मिनट रुक जाओ। तुम लोगों को आवाज आ रहा है अभी? मतलब जो YouTube पे लेक्चर चल रहा है उसका आवाज आ रहा है क्या तुम लोगों को? बहुत कम आ रहा है। बहुत कम आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। अभी आ रहा है क्या? नो सर। अब तो सर आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा, अच्छा 1 मिनट। Bonding atoms. So here we have a case of AX3. अभी आ रहा है? It has an SN number of Yes, sir. There are 3 things bonded to the central atom, and its shape is trigonal planar. हम थोड़ा पीछे से लेकर के चल रहे हैं इसको। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसका शेप तुम लोगों को दिखते जाएगा। यही चीज मेरे पास मॉलिक्यूलर मॉडल सेट पड़ा हुआ है, लेकिन उसको हम छोटे से स्क्रीन में दिखाएंगे तो पता नहीं चलेगा वो बहुत प्रॉपर तरीके से। Have one central atom. बस सुनो Alright, इस so चीज को। that's just a little introduction. सारे के सारे लेक्चर्स को तुमको सुनते जाना है आराम से, और अगर आज लेक्चर एक्सटेंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लेक्चर एक्सटेंड करेंगे पॉसिबल हुआ तो। और अगर नहीं भी होता है, लेक्चर एक्सटेंड करने का टाइम अगर नहीं रहेगा तो उस केस में फिर हम देंगे, वीडियो का लिंक भेज देंगे जो तुम लोग को देखना है, इस चीज को समझना है और अपने नोट्स कॉपी में उसको नोट डाउन करना है। टेबल वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना है, सुनते जाओ अब इसके बाद। और बीच में अगर कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा तो उस चीज को हम लोग डिस्कस भी करते जाएंगे। Now there are 2 cases that we're going to consider today. One are वीडियो में molecules ऑफ कर रहे हैं without अपना। lone pairs, and one are molecules with lone pairs. Without lone pairs is a little bit easier than with lone pairs, so let's start there. And we have a nice table for you. I'll tell you that these lecture notes are of high value. I've had people who take in this course want to come back. It's a nice summary of all these shapes. So you want to keep this in a nice, secure location. Highly desirable notes. Okay. So let's look at a formula type. The simplest, we have AX2 here. So that has an SN number of 2 because it has 2 bonded atoms. And it has this molecular shape. And I brought an example here. And this is, of course, a linear molecule, and therefore the angle, and here we're talking about the angle around the central atom. So from this black atom to that black atom, we have 180. So that's the simplest linear molecule. So let's get a little more complicated and add 3 bonding atoms. So here we have a case of AX3. It has an SN number of 3. There are 3 things bonded to the central atom, and its shape is trigonal planar. Trigonal should be remembered. It looks like a triangle, and you should also remember that it's planar. You can hold it this way and see all of the atoms are in one plane. And I'm making some of this point because later on the exam, when you're asked to name geometries of things, people come up with all sorts of crazy things. So if I spend a little time doing my demonstration here of the shapes of molecules, it'll pay off later in the exam. It'll be hard to forget. Trigonal planar. What are the angles? 120. Right. Okay, let's move on. We'll have 4 atoms. SN number of 4, AX4. So this is our tetrahedral geometry. And I'm going to just note, it says down here, that when you have a thick arrow coming out at you, like this, bond, and a thin one going back, that means the one coming out is coming straight out towards you. The dashed line is going back into the screen, and the 2 that are not thickened or dashed are in the plane. So if I hold it like this, we have ये पॉइंट तुम लोगों को क्लास में बताया था मैंने कि डैश्ड लाइन और सॉलिड लाइन की बात करते हैं हम लोग। डैश्ड लाइन का मतलब
जो हम लोगों से दूर जा रहा है, और सॉलिड लाइन का मतलब जो हम लोग के तरफ आ रहा है। तो जैसे एक चीज देखो, अभी एग्जैक्टली जिस पोजीशन में स्ट्रक्चर पकड़ के रखी है, उसमें जो दो ऊपर लाइन, मतलब ऊपर वाला लाइन और लेफ्ट साइड वाला जो लाइन है, वो हम लोग नॉर्मल लाइन बोल सकते हैं। एक एटम उसके बॉडी से दूर की तरफ, मतलब हम लोग की तरफ आ रहा, वो सॉलिड लाइन हो जाएगा, और एक स्ट्रक्चर या एक एटम उसके बॉडी की तरफ जा रहा, जो हम लोगों से दूर जा रहा है, हम लोग उसको डैश लाइन मानते हुए चलेंगे। तो जब भी कभी एक मॉलिक्यूल में एक स्ट्रक्चर का कोई एटम वाला पार्ट हम लोग की तरफ आएगा, मतलब उस मॉलिक्यूल की तरफ से हम लोग के साइड आ रहा, तो उस चीज को, या फिर उस सेंट्रल एटम से हम लोग की तरफ आ रहा, तो उस चीज को हम लोग सॉलिड लाइन पे रखेंगे या सॉलिड वेज पे रखेंगे। और अगर हम लोग से दूर जाएगा तो उस चीज को हम लोग डैश वेज पे आराम से रखते हुए काम कर सकते हैं। Two atoms in the plane, one coming out, one going back. And so that's how, if you see that drawn that way, and you can think about it in 3 dimensions. All right, so what's the angle of tetrahedral? 109.5. ये देखो, क्लासरूम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्लासरूम में लोग आराम से पैर ऊपर चढ़ा करके बैठे रहते हैं। लोगों को पता नहीं क्यों क्लासरूम में बहुत डिसिप्लिन चाहिए, हमको नहीं समझ में आता है। So a lot of people are already familiar with this. It's great. If you're not, you'll learn it quickly. You'll use it all. All right, we'll keep going. We have 5. We move over here. So SN number of 5, we have AX5. And इसमें ध्यान देना, जैसे यहाँ पे जो वर्ड बोल रही है SN नंबर, जैसे सबसे पहला पार्ट देखो फॉर्मूला टाइप AX2, AX3, AX4, उसके जस्ट बगल में SN नंबर। SN नंबर का मतलब स्टेरिक नंबर। एक क्लास में बोला था कि स्टेरिक नंबर हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेरिक नंबर के बेसिस पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तब आगे शेप की बात करते हैं। वो ज्यादा लंबा प्रोसेस है, हम लोग उसके बिना ही सीधा हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुके हैं डायरेक्टली। है वो स्टेरिक नंबर का ही पार्ट, बट उसको डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए SN नंबर अगर कहीं पे वर्ड आएगा तो उसको इग्नोर करना, वो तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। बट जो साइड में बॉन्ड एंगल्स दे रखा है 180, 120, 109, इन बॉन्ड एंगल्स को अपने टेबल वाले पार्ट में नोट करना, अगर नोट नहीं कर रखा है तो। बट ये टेबल में तुमको खुद से नोट करना है, ये तुम्हारा काम रहेगा। और नहीं नोट करेंगे तो आगे लाइफ में मजा आने वाला है बहुत। so SN number of 5, we have AX5, and here's our shape. So this is trigonal bipyramidal. So if you think about the shape of your trigonal planar, you see along here, we have our trigonal planar. So we have our trigonal shape, but we also now have an atom above and an atom below, and that forms kind of a pyramid on top and a pyramid on the bottom. So it's trigonal bipyramidal. इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, उसको हम थोड़ा तुम लोगों को 2 डायमेंशन में भी मेंशन करके दिखा रहे हैं। 1 मिनट। ठीक है, हम लोग इस चीज को अपने कॉपी में या बुक में किस तरीके से डिनोट किया करेंगे और उसका मतलब क्या है। जैसे ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल सा होता है, इसमें दिक्कत नहीं है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट इस टाइप से मेंशन करेंगे हम लोग। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर को हम लोग इस टाइप से मेंशन किया करेंगे। एक एटम से, मतलब सेंट्रल एटम से 3 एटम्स अटैच्ड है, और एक वर्टिकली ऊपर और वर्टिकली नीचे, इस टाइप से। या फिर ज्यादा अच्छे टाइप से अगर इसको मेंशन करना है, थोड़ा 3 डायमेंशन टाइप का स्ट्रक्चर, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर मेंशन किया करते हैं, जहाँ पर ट्रायंगल थोड़ा प्लानर टाइप का हम लोग दिखाते हुए काम करते हैं। ये ट्रायंगल थोड़ा प्लानर टाइप का हो गया, ये हम लोग का ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हम लोगों का ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर आता है, इसी में एक पॉइंट हम लोगों के प्लेन के ऊपर रह रहा होता है। जैसे ऐसा बोलो कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल वाले पार्ट के प्लेन के एक पॉइंट थोड़ा बाहर है, मतलब ऊपर रह रहा है। इसको जब ऊपर से हम लोग तीनों कॉर्नर से ज्वाइन कराएंगे, तो उस केस में हम लोगों को एक पिरामिड टाइप का शेप मिलेगा। तीनों कॉर्नर से ज्वाइन किया तो एक ये फेस मिलेगा, दूसरा ये फेस वाला पार्ट मिलेगा, और तीसरा ये फेस कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो पिरामिड बन रहा है, वो पिरामिड वाला पार्ट एक्चुअल में ट्रायंगुलर बेस से एसोसिएटेड है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में ऊपर से तीनों पॉइंट को एसोसिएट तो कर ही सकते हैं, नीचे से भी तीनों पॉइंट को एसोसिएट कर सकते हैं। तो ट्रायगोनल पिरामिडल ऊपर, ट्रायगोनल पिरामिडल नीचे, ओवरऑल ट्रायगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हुए काम कर सकते हैं हम लोग, जो कि उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में मेंशन किया गया है। 1 मिनट। सर ये लोन पेयर मेंशन नहीं कर रही है।
लोन पेयर अभी मेंशन नहीं करे, इसलिए उसमें AX2 AX3 वाला पार्ट मेंशन करते हुए काम कर रहा है। AX2 का मतलब केवल बॉन्ड पेयर टाइप के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, लोन पेयर वाला पार्ट आगे आता जाएगा। So we have 5 bonds around the phosphorus, and that's okay because it's n equals 3 or greater. So we have an example again of an expanded octet, and if we keep going, we'll have another expanded, right? I don't know. And so we have our 120 and our 90, and this was an example we had in Lewis structures of something very similar of an expanded octet. So we have 5 bonds around the phosphorus, and that's okay because it's n equals 3 or greater. So we have an example again of an expanded octet, and if we keep going, we'll have another expanded octet. So here we have AX6. So we have 6 bonds around the sulfur. Sulfur is okay with that. And what is the geometry here? Octahedral angles 90. Yep. All right. So we have several examples here of things with expanded octets and also deficient octets. यहाँ पे जो शेप है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, और उस शेप को हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं बेसिकली। उस चीज को हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप भी बोलते हैं और स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप भी बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं उसके पीछे एक रीजन है। इनफैक्ट टेट्राहेड्रल शेप में ये जो वर्ड टेट्राहेड्रल है, ये टेट्रा वर्ड क्यों आया उसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे अगर मान लो हम लोग अगर एक टेट्राहेड्रल शेप की बात करते हैं, तो हम ऐसा एक रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें हम केवल इन 4 पॉइंट्स को मैच करा रहे हैं, अपने पास 4 कॉर्नर्स है। तो जैसे अगर मान लो कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 को मैच कराए, तो यहाँ से हम लोग का एक ट्रायंगुलर फेस निकल के आएगा, सबसे पहला फेस हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 2 को मैच कराते हैं, तो इस केस में यहाँ से भी हम लोग एक फेस निकल के आएगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को अगर मैच कराएंगे, हम इसको दूसरे कलर से बना देते ज़्यादा बेटर है। इनको मैच कराया, इसको मैच कराया और यहाँ से 2 और 1 को मैच कराया, तो हम लोग का दूसरा फेस निकल के आएगा। अगर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को मैच कराए, तो ये हम लोग का तीसरा फेस निकल के आएगा। और उसके अलावा अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 को, पॉइंट नंबर 4 को और पॉइंट नंबर 3 को मैच कराएंगे, तो हम लोग का चौथा फेस निकल के आएगा। तो जब हम लोग एक टेट्राहेड्रल शेप की बात करते हैं, तो टोटल 4 फेसेस होते हैं, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। उसको बनाने का एक तरीका है जो तुम लोग घर में खुद से ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो कि 4 पेन लेना अपने हाथ में, तो हम तो 2 ही पेन रखे हैं, बट 4 पेन लेना और उन 4 पेन को 109 डिग्री पर ओरिएंट करना। तो जैसे मान लो कि 2 पेन है, तो 2 पेन को हम 109 डिग्री पे अगर ओरिएंट किए तो ये शेप निकल के आएगा। तो चारों पेन्स को अपने हाथ में आराम से 109 डिग्री पर ओरिएंट करके काम कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज जज कर पाना आसान होगा कि हम लोग का कितना फेसेस है टोटल मिला करके, उसके हिसाब से हम लोग टेट्राहेड्रल शेप बोल सकते हैं। उसमें और भी एक चीज देख सकते हैं कि जैसे अगर हम लोगों का, पेन ही नहीं, अगर हम लोग का 4 वहाँ पे बॉन्ड है, तो चारों बॉन्ड जैसे ये है या फिर ये है या फिर ऐसा स्ट्रक्चर है वैसा स्ट्रक्चर है, वो चारों बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम होते हैं टेट्राहेड्रल शेप में, कहीं कोई फर्क नहीं होता है। देखने में लगता है कि ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बट चारों एंगल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता। उस पेन को, 4 पेन को अपने हाथ में लेके देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। स्क्वायर बाय पिरामिडल वाले पार्ट को हम लोग इस टाइप से डिनोट किया करते हैं। जैसे हम लोग का एक स्क्वायर है, तो एक मिनट, मान लो हम लोग एक स्क्वायर वाला पार्ट दे रखा, अगर हम लोग एक स्क्वायर वाला पार्ट दे रखा, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल बनाने का मतलब है कि इस स्क्वायर के सेंटर में, इस स्क्वायर से बाहर के पार्ट से हम लोग उस स्क्वायर को, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर वाला पार्ट अगर होता, तो इस स्क्वायर के ऊपर से हम लोग चारों के चारों कॉर्नर्स को ज्वाइन करा रहे हैं, इसके नीचे से भी 4 कॉर्नर्स को ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से डायग्राम तो नहीं बना सकते, बट इसको साइड से अगर बनाते हैं तो बनाने का ये तरीका होता है कि हम लोग एक रोम्बस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बट ये रोम्बस नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये स्क्वायर है, बट इसको 3 डायमेंशन में हम लोग दूसरे प्लेन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में इस स्क्वायर का डायगोनल जहां भी कट करेगा वो अपना सेंटर पॉइंट होगा। इस पॉइंट के ऊपर एक एटम होगा, इसके नीचे एक एटम होगा। इस चीज को हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बाई पिरामिडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस बार भी 2 पिरामिड स्ट्रक्चर निकल के आएगा। जैसे इसको ऐसा सोच के देखो, अगर हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट से ये सारे पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं, यहाँ से इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, इस कॉर्नर को ज्वाइन कराया, दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन कराया, तीसरे कॉर्नर को ज्वाइन कराया, चौथे कॉर्नर को ज्वाइन कराया,
तो ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर है, टॉप मोस्ट पॉइंट से चारों कॉर्नर्स को ज्वाइन कराए, तो एक फेस निकल के आया, दूसरा फेस निकल के आया, तीसरा फेस निकल के आया, चौथा फेस निकल के आया, और स्क्वायर बेस था, तो उस पिरामिड का जो शेप है वो स्क्वायर पिरामिडल कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से नीचे वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो नीचे वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन कराया, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो इस केस में यहाँ पे भी हम लोगों का नीचे से भी स्क्वायर पिरामिड का स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो टोटल मिला के हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड यूज कर रहे हैं। ऑक्टा का मतलब 8। तो इस केस में जैसे एक चीज सोच के देखो कि उस पिरामिड के ऊपर से अगर हम लोग ज्वाइन करा रहे थे तो टोटल 4 फेसेस निकल के आ रहे थे, और नीचे से भी 4 फेसेस निकल के आएंगे, तो 4 फेसेस ऊपर का हो गया और 4 फेसेस नीचे का हो गया, टोटल मिला के 8 फेसेस है। इसलिए इस चीज को हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल के अलावा ऑक्टाहेड्रल शेप भी बोला करते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल शेप सॉलिड स्टेट में भी आएगा, वहां पे भी इस चीज का हम लोग डिस्कशन किया करेंगे। बट स्क्वायर बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल दोनों वर्ड का थोड़ा ध्यान रखना, दोनों वर्ड हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। All right. So this is pretty straightforward. People get a lot of this complicated, but also much more fun. All right. So let's talk now about what happens when we have lone pairs. अब लोन पेयर वाले पार्ट की डिस्कशन की बात कर रहे हैं हम लोग। So electrons in bonds are hanging out in their bond. They're not really doing much but being in their bond. So they have less spatial distribution than lone pairs, meaning that electrons in bonds take up less space, and electrons in lone pairs, they can be kind of anywhere. They're not restricted to their bond, so they take up more space and therefore cause more repulsion. जो हम लोग वेस्पर थ्योरी में भी डिस्कशन किए, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ऑलमोस्ट उसी का यहाँ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये जो लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स हैव लेस स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बहुत ज्यादा तुम लोग को मतलब नहीं समझ में आएगा। उसका एक और सेंस भी है, हम लोग उस चीज को जब बोले थे कि बाद में डिस्कशन करेंगे तब ये पॉइंट का डिस्कशन आएगा। ऑल्दो इस रीजन को बस सुन लो कि ऐसा एक रीजन है, तो ये भी सफिशिएंट है एक्चुअल में। So the whole idea of when you're talking about VSEPR with lone pairs is that you're thinking about electron pair repulsion, and if you have a lone pair, that's going to give you more repulsion than bonded electrons, because lone pair electrons can take up more space. So it's a very simple idea, but it actually works to explain a lot of stuff. And again, the geometry rearranges to minimize that repulsion. So when we're talking about repulsive forces, then we go from the most repulsion, lone pair. That's like two messy roommates living together. That's very repulsive situation. Lone pair, bonding pair. And then bonding pair is the least repulsive. Two neat roommates, that usually works out quite well. So if we keep this in mind, we can now predict shapes of molecules based on this repulsion. So we can rationalize shapes based on VSEPR theory. So now we can think about AX4E has a seesaw shape. Which of these two shapes is seesaw? So we have one case. शीशा शेप का मतलब शायद बचपन में तुम लोगों ने सुना होगा, जब हम लोग बचपन में खेलते वेलते हैं तो वहाँ पे एक वो होता है, झूला टाइप का होता है, जिसमें एक ऐसा डंडा टाइप का रहता है, उसके डंडे के भरोसे एक लंबा सा डंडा होता है जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठ सकता है, दूसरे तरफ दूसरा आदमी बैठ सकता है, जिसको हम लोग नीचे ऊपर आराम से कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग सीशॉ बोला करते हैं। तो जैसे ये जो नीचे का ये बेस वाला पार्ट है, इसको हम लोग चाहे तो किसी दूसरे स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं कि ये जो लंबा डंडा हो तो वैसे ही रहेगा, एक तरफ एक सीट है, दूसरी तरफ एक सीट, और जिस एक्सल के अलोंग ये पूरा का पूरा डंडा एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में डाल सकते हैं। वही चीज को वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इस सीशॉ शेप वाले पार्ट में जैसे अगर हम लोग मान लो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ए के रिस्पेक्ट में बी और यहाँ पे बी दे रखा, और दो एटम ऊपर और नीचे है, तो इस केस में इस एटम वाले पार्ट में अगर एक लोन पेयर प्लेस करना है तो लोन पेयर को हम लोग इस पोजीशन पे प्लेस करते हैं, मतलब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले पार्ट में से कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, उसके पीछे हम लोग का वेस्पर थ्योरी का रीजन होता है। बट अगर मान लो यहाँ प्लेस किया, इसको तीनों सेम ही है, कहीं पे भी प्लेस करो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ प्लेस किया
सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। सर इसका भी आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर अगर आप हम लोग का आवाज सुन सकते हैं तो रोक दीजिए वीडियो अभी। आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर अब आ रहा है। हेलो हाँ सर अब आवाज आ रहा है। यार, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया तो इसीलिए वो पता नहीं चल पा रहा था। चलो ठीक है, जैसे हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे उस टाइम पे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम लोगों को। इस केस में थोड़ा ये लोगों ने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, उस चीज को वहां पे एक्सप्लेन कर रहे थे। 1 मिनट। जैसे अगर हम लोग मान लो इसकी बात करते हैं, शीशा सेब की बात करते हैं, तो शीशा सेब का मतलब हो गया जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, मतलब होता है ना झूला टाइप का, उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो जब उसमें हम लोग लोन पेयर प्लेस करते हैं तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं, मतलब जो ट्रायंगल होता है इसमें से कहीं एक जगह पे प्लेस करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे प्लेस किया, और ऐसा क्यों प्लेस करते हैं उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग अभी के लिए, बट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया तो इस केस में जो शेप है ये हम लोग का सीशॉ शेप निकल के आता है। जैसे इसको अभी हम शायद दिखाए भी थे, इस चीज को अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर दें तो उसके रोटेशन से हम लोगों का सीशॉ शेप आराम से निकल के आ सकता है। तो इस चीज को हम लोग सीशॉ शेप बोला करते हैं, जो कि हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर होता उस लोन पेयर वाले पार्ट को हम लोग अपने शेप में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल जो एटम्स है उन एटम्स को अपने पोजीशन में कंसिडर कर रहे हैं। तो उन एटम्स के पोजीशन से हम लोग को जो शेप निकल के आया वो सीशॉ शेप निकल के आया है। तो इसके आगे का सर जो ऊपर पार्ट नीचे है, क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या ऊपर नीचे ये लोन पेयर को क्यों नहीं लगा रहे? ये अभी हम बोले कि ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसी इक्वेटोरियल पोजीशन पे या फिर इस ट्रायंगल के पोजीशन पे ही क्यों लोन पेयर को लगा रहे हैं। उसके पीछे हम लोग का रीजन है वेस्टर्न थ्योरी वाला पार्ट, उस चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट जब हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में लोन पेयर को प्लेस करते हैं तो हम लोग का लोन पेयर हमेशा इन 3 ट्रायंगल में से किसी एक पोजीशन पे जाएगा। दूसरा लोन पेयर डालेंगे तो भी इसी पोजीशन पे जाएगा, तीसरा लोन पेयर डालेंगे तभी भी इसी पोजीशन पे जाएगा। तो उस केस में हम लोग का शेप इसके हिसाब से डिसाइड होता चला जाएगा। इस चीज को एक बार सुनते जाओ केवल तुम लोग, उसमें फिर जो भी चीज हमको एडअप करनी होगी हम आराम से एडअप करते चले जाएंगे। आराम से लेक्चर सुनते जाओ। AX4E has a seesaw shape. Which of these two shapes is seesaw? So we have one lone pair. I'll make this one. Where we have the lone pair in an axial position, and we have another case where we have the lone pair in an equatorial position. So when you have it in the axial position here, ये वर्ड का थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग 2 टर्म यूज करते हैं, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। इन सब चीजों को लिखवाएंगे हम, अभी बस सुनते जाओ केवल। एक्सियल पोजीशन जो उस ट्रायंगल के वर्टिकली ऊपर और नीचे जो पोजीशन गया था उस चीज को हम लोग एक्सियल पोजीशन बोला करते हैं। और इक्वेटोरियल पोजीशन वाला पार्ट वो ट्रायंगल के पोजीशन को, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पोजीशन था
उस चीज को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोला करते हैं। तो ये ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि अगर हम लोग लोन पेयर को एक्सेल पोजीशन पर डाले तो क्या होगा, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर डाले तो क्या होगा, और उसके वजह से फिर डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही क्यों डालना प्रेफरेबल होगा। इस चीज को शेप में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। देखते जाओ आगे। You have three pairs of bonding electrons pretty close. They're 90 degrees away from each other. So there are three sets of bonding electrons that will be repelled pretty strongly. Now, quicker question, think about what's going to be true here. How many things with an equatorial lone pair will be repelled strongly? बहुत ही घटिया सा एक सवाल था यहाँ पे कि जो इक्वेटोरियल लोन पेयर वाला पार्ट होता है, वो इक्वेटोरियल लोन पेयर कितने को स्ट्रांगली रिपेल करेगा। तो जैसे एक चीज देखो, उसके हाथ में जो स्ट्रक्चर है उसमें जो लोन पेयर वाला पार्ट है, उस लोन पेयर के 90 डिग्री पे दो ग्रीन एटम है। थोड़ा और पीछे जाने पे पता चल जाएगा। ये एटम जो उसके राइट साइड वाले हाथ में दे रखा है, उसमें हम लोग ग्रीन एटम हम लोग एक्सियल पोजीशन था, वर्टिकली ऊपर और वर्टिकली नीचे। उस ग्रीन एटम में से एक जगह पे लोन पेयर डाले, तो उस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में हम लोग का 3 एटम 90 डिग्री पे है। मतलब हम लोग जो तीनों ब्लैक एटम को रखे हैं, वो तीनों एटम एक प्लेन में है और उसके 90 डिग्री पे ऊपर लोन पेयर है। तो तीनों को 90 डिग्री पे रिपल्शन मिल रहा है। जबकि दूसरे वाले केस में हम लोगों के इक्वेटोरियल पोजीशन पे या फिर उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के पोजीशन पे लोन पेयर है। तो उस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल के लोन पेयर में किसी भी एक पोजीशन पे लोन पेयर को डाला तो दो पार्ट 90 डिग्री पे ना हो के 120 डिग्री पे है। जैसे एक ट्रायंगल था मेरे पास, उसमें एक जगह लोन पेयर डाले तो दो चीज हम लोग के 120 डिग्री पे चला गया। बट उसके अलावा इस मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर दो एक्सियल बॉन्ड्स था, तो दो रिपल्शन 90 डिग्री पे आएगा। जो ग्रीन एटम ऊपर का है, ग्रीन एटम नीचे का है लेफ्ट वाले हाथ में, उसके साथ लोन पेयर का रिपल्शन 90 डिग्री पे आएगा। जबकि राइट वाले साइड में लोन पेयर का रिपल्शन तीनों ब्लैक एटम के साथ 90 डिग्री पे आएगा। तो ये जो ब्लैक एटम का 3 रिपल्शन 90 डिग्री पे है, ये रिपल्शन ज्यादा निकल के आता है एज कम्पेयर टू दूसरे वाले स्ट्रक्चर में रिपल्शन। तो वेस्पर थ्योरी ये बोलता है मिनिमम रिपल्शन कराना है अपने को। तो मिनिमम रिपल्शन वाला पार्ट हम लोगों को सेकंड स्ट्रक्चर में निकल के आएगा। ऐसा हम लोग आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी केवल हम इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, ये बहुत घटिया सवाल है, किसी काम का नहीं है सवाल, ऐसा बोल रखा है। और पता नहीं उसमें MIT के लेक्चर में भी ये चीज क्लास के क्विज के जैसा पूछा गया है, और उसमें लोगों का रिस्पॉन्स देखो। Very repulsive, those lone pairs. दो लोन पेयर, मतलब लोन पेयर के साथ जो दो बॉन्ड्स है ग्रीन वाले एटम्स का, उन दोनों बॉन्ड्स को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन मिलेगा। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक रिपल्शन को बोले हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है जो 3 रिपल्शन, कुछ लोग ऐसे भी है जो 4 को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में बोल रहे हैं। आंसर 78% जो 2 रिपल्शन है वही होगा। घटिया सा सवाल, ये सब सवाल IIT JEE में नहीं पूछता, इससे बहुत बारी सवाल पूछेगा। Okay, so that was the answer we're going for too, because there are 2 sets of bonding electrons here that are 90 degrees away. There are 2 that are 120, but 120 is bigger than 90. So there are 2 that are close, whereas with this geometry, there are 3 sets of bonding electrons that are 90 degrees away. So it turns out that the equatorial lone pair is more favorable. It has a little bit more room in the equatorial area to spread out. And so this is the shape that we find. We never see, this shape does not exist. We'll just take that away. It doesn't exist. And this is called seesaw. And let me demonstrate to you why that is the case. We gotta do it this way. So how many of you had seesaws in the playground? Quite a number. Seesaws are not considered that safe. You know, the heavy kid sits on it, keeps you up in the air for days or whatever until your mom comes and gets you from the playground, or gets off suddenly and the seesaw flips and you go flying in the air. But studies show. हम लोग बचपन में एक गेम खेला करते थे, हम लोग के स्कूल में था ये चीज।
हम लोग जब एकदम छोटे थे, हमको लगता 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में, हम लोग ऐसे नहीं करते थे कि जो भारी आदमी वो एक तरफ चला गया, नीचे वाला ऊपर है। टीम बना के खेलते थे हम लोग, 5-6 लोग का टीम एक साइड, 5-6 लोग का टीम दूसरे साइड, और हम लोग का 5-6 लोग, जिसमें से एक आदमी बैठा है दोनों साइड, और बाकी बचे 4-5 लोग दूसरे वाले साइड को पटकते थे। तो एक साइड जब पटकते थे दूसरा वाला आदमी उड़ जाता था। तो हम लोग ऐसा गेम खेलते थे, उसमें किसी किसी का दांत वाद भी टूटा है बहुत ज्यादा, हम लोग ये मालूम है। Actually, that dangerous playground equipment. इसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं थोड़ा तेजी से, अब इसके बाद कोई काम का चीज आएगा तब आगे दिखाएंगे। Seesaws. Now, idea also is, all right, so this idea also is responsible for a T-shaped molecule. So we'll add another one, and I think this is a little harder to rationalize why it would go in a different place, but it does. This is how it goes. Both the lone pairs are in equatorial positions, and we get something that looks like a T. So if you have AX3 or AX3E2 SN5 number, it's a T-shaped molecule. हम लोग जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे दूसरे लोन पेयर को डालेंगे तो बाकी जो एक्सियल पोजीशन है तो वर्टिकल ऊपर नीचे रहा, और एक उससे 90 डिग्री पे ग्रुप आता है, तो वहाँ पे टी शेप वाला पार्ट आता है। इसके आगे का जो स्ट्रक्चर्स है वो हम तुम लोग को थियोरेटिकली ही बताएंगे कि तुम लोग एक आइडिया लग गया कि हम लोग का एटम वाला पार्ट इस तरीके से कैसे ओरिएंटेशन में जाता है। मतलब हम लोग का जब भी इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को डालने की वजह से क्या क्या रिपल्शन का फैक्टर हो सकता है, और उन रिपल्शन की वजह से हम लोग के बाकी एटम्स को तो छोड़ो, बट वो लोन पेयर कहाँ कहाँ पे जाता है, उन लोन पेयर के पोजीशंस के बेसिस पे बाकी जो बचे एटम्स है उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। उसी चीज को हम लोग शेप वाले पार्ट के लिए कंसिडर करते हैं। तो इसके आगे मेरे हिसाब से यही सब चीजें एक्सप्लेन की गई है। अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा, जैसे उसमें कुछ कुछ पार्ट स्किप किया गया है, जैसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें सीधा स्क्वायर प्लेनरशिप बताया गया है। उन सब चीजों को हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आगे जब तुम लोग को इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो अपने आप तुमको सारा का सारा पार्ट अपने आप समझ में आता चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जिन लोगों ने टेबल नहीं बनाया है वो एक बार टेबल बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम सारे के सारे शेप्स को थियोरेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम लोग उस चीज को एक्सप्लेन करते जाएंगे, और तुमको वो टेबल याद रखना मस्ट है। कभी भी सवाल आएगा, चाहे वो डाइपोल मोमेंट का सवाल हो, चाहे वो बॉन्ड एंगल का सवाल हो, हाइब्रिडाइजेशन या शेप का सवाल हो, बाय डिफॉल्ट उसमें विस्पर थ्योरी से रिलेटेड ये शेप वाला पार्ट का टेबल याद रखना ही रखना होता है। तो उसको याद करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ही मस्ट होगा, जिसको हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब उसके बाद ही हम लोग होमवर्क देंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी लोन पेयर का रिपल्शन और ये बॉन्ड एंगल, ये सब चीजें हम लोग आगे आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी इन सब लेक्चर्स को देखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो मान के चल रहे हैं कि तुम लोगों को चीजें थोड़ी बहुत समझ में क्या सर डाइपोल ये वाला मोमेंट को इससे कैसे रिलेशन में देंगे? आएगा उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। काहे इतना हड़बड़ी में रखा है भाई, मतलब जब टाइम आएगा तभी ना बताएंगे, पहले सीखो इस चीज को। शेप वाले पार्ट को जैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कर सकते हैं आराम से, या फिर बॉन्ड एंगल भी नहीं करेंगे, पहले हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले पार्ट को देखने के बाद फिर उसके आगे जाने के बाद हम लोग बॉन्ड एंगल वाले पार्ट का कंपैरिजन करेंगे। उसमें हम लोग कुछ कुछ टर्म्स यूज करते हैं, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग एक ही बार करते हैं। फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब छोटे छोटे टॉपिक चलेंगे हम लोग के। आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट होगा किसी को तो वो डाउट बचा के रखना नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेप एंड ज्योमेट्री वाले पार्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। बट टेबल कंप्लीट करके आओ अपने नोट्स कॉपी में। अगर वो टेबल कंप्लीट करके नहीं आएंगे तो हम नोट करने का टाइम नहीं देने वाले तुम लोग को। हम केवल स्ट्रक्चर्स को मेंशन करते जाएंगे। एनसीईआरटी में 2 टेबल दे रखा है, एक में शेप्स वाला पार्ट भी दे रखा है, एक में केवल ज्योमेट्री दे रखा है। तुम लोग को शेप एज वेल एज ज्योमेट्री दोनों का पूरा टेबल डाउन ये नोट करना है। इस एक चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में हम सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को नोट करेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे कुछ कुछ, और उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको नोट डाउन करते जाना है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर क्यों आता है, बाकी जगह पे क्यों नहीं जाता, और भी उससे रिलेटेड पॉइंट जैसे इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, एक्सियल पोजीशन क्या होता है, अगर स्क्वायर बाय पिरामिडल होगा तो रिपल्शन का फैक्टर में क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आराम से। तो आज के लिए क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा एक क्लास का टाइम हो रखा है यहाँ पे। सर हाँ बोलो। उत्पल सर बोले थे एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, पूछिए ना लेंगे? हाँ एकदम लेंगे, अगर बोल रखे हैं तो क्यों नहीं लेंगे।
एक बार पूछ के कंफर्म कर लीजिए। इतना मार मारेंगे ना तुमको हम, आलसी आदमी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।